स्वतंत्रता, समान नियमों तथा समान अवसरों के विचार पर आधारित समाज की यह परिकल्पना जॉन लॉक और जियां जाक रूसो जैसे दार्शनिकों ने प्रस्तुत की थी। बात को ध्यान में रखना है और समझना है कि ये जो मध्य वर्ग का उदय हुआ, यह मध्य वर्ग केवल पैसे कमाने और शिक्षा के कारण से ही नहीं हुआ। इनके पीछे उस कालखंड में रूसो, जॉन लॉक, जियां जाक और कई अन्य दार्शनिक विद्वानों की विचारधाराएं भी इन्हें प्रेरित करती थीं और समान नागरिक अधिकार के प्रति लोगों में प्रेरणा का प्रचार प्रसार भी किया। अपने टू ट्रीटाइजेस ऑफ गवर्नमेंट में रूसो ने लिखा है, स्वतंत्रता, समान नियमों तथा समान अवसरों के विचार पर आधारित समाज की यह परिकल्पना जॉन लॉक और जियां जाक रूसो जैसे दार्शनिकों ने प्रस्तुत की थी। रूसो ने अपने टू टीटाइजेज ऑफ गवर्नमेंट में लॉक ने राजा के दैवी और निरंकुश अधिकारों के सिद्धांत का खंडन किया। रूसो ने भी इसी विचार को आगे बढ़ाते हुए जनता और उसके प्रतिनिधियों के बीच एक सामाजिक अनुबंध पर आधारित सरकार का प्रस्ताव रखा। मॉन्तेस्क्यू ने द स्पिरिट ऑफ द लॉज नामक रचना में सरकार के अंदर विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता विभाजन की बात कही। ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु हैं, आप इन्हें जरूर ध्यान रखेंगे कि यह एमसीक्यूज के लिए प्रश्न आ सकते हैं कि मॉन्तेस्क्यू ने किस किताब में सरकार के अंदर विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता विभाजन की बात कही। बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह भी प्रश्न आ सकता है कि जॉन लॉक ने राजा के दैवीय निरंकुश अधिकारों के सिद्धांत का खंडन किया था, उस पुस्तक का क्या नाम था। आगे, जब संयुक्त राज्य अमेरिका में 13 उपनिवेशों ने ब्रिटेन से खुद को आजाद घोषित कर दिया, याद है ना, फ्रांस ने अमेरिका की सहायता की थी ब्रिटेन से इन 13 उपनिवेशों को आजाद कराने के लिए, तो वहां इसी मॉडल की सरकार बनी। किस मॉडल की सरकार बनी? यही इन्हीं विचारों से मेल खाता हुआ कि सरकार के अंदर विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता का विभाजन हो। फ्रांस के राजनीतिक चिंतकों के लिए अमेरिकी संविधान और उसमें दी गई व्यक्तिगत अधिकारों की गारंटी प्रेरणा का एक महत्वपूर्ण स्रोत थी। यह भी एक बड़ा ही महत्वपूर्ण बिंदु उभर कर आया इस क्रांति से। 13 उपनिवेशों में सरकार बनने के बाद दार्शनिकों के इन विचारों पर कॉफी हाउसों, सैलून की गोष्ठियों में गर्मा गर्म बहस हुआ करती और पुस्तकों तथा अखबारों के माध्यम से इनका व्यापक प्रचार प्रसार हुआ। फिर यहाँ एक प्रश्न आ सकता है कि दार्शनिकों के किस तरह के विचार पर कॉफी हाउसों और सैलूनों की गोष्ठियों में चर्चाएं हुआ करती थी और उनका प्रचार प्रसार अखबारों और पुस्तकों के माध्यम से किया गया। ध्यान रखेंगे, पुस्तकों एवं अखबारों को लोगों के बीच जोर से पढ़ा जाता ताकि अनपढ़ भी उन्हें समझ सकें। शुरुआती दौर में शिक्षा केवल कुलीन वर्ग और जो सामंती वर्ग के लोग थे, जो व्यवसायी थे, अमीर थे और चर्च के लिए ही सुनिश्चित किया गया था, आम जनता के लिए नहीं था। इस कारण से उन्हें समझाने के लिए इस प्रकार की क्रिया की जाने लगी। इसी समय लुई 16वां द्वारा राज्य के खर्चों को पूरा करने के लिए फिर से कर लगाए जाने की खबर से विशेषाधिकार वाली व्यवस्था के विरुद्ध गुस्सा भड़क उठा।
कि अरे हम लोग राजा के द्वारा कर और साथ ही साथ चर्च और कुलीन वर्गों के द्वारा विशेषाधिकार के अंतर्गत लगाए जाने वाले कर टैक्स को देते देते थक गए हैं और उसके ऊपर से फिर से यह नया टैक्स लुईस 16वां के द्वारा लगाया जा रहा है। ऐसा सुनते ही लोगों में इस विशेषाधिकार वाली व्यवस्था के विरुद्ध गुस्सा भड़क उठा, जो फ्रांस की क्रांति के लिए एक विशेष कारण बना, तत्कालिक कारण बना कि यह जो टैक्स से लोग परेशान थे, अब उनमें बर्दाश्त की क्षमता घट गई और वो आंदोलन और क्रांति के लिए बाध्य हो गए। स्रोत क प्राचीन राजतंत्र में हुए अनुभवों का वृत्तांत। अब हम लोग एक समीक्षा करते हैं कि किस प्रकार से हम लोगों ने यह जाना कि प्राचीन राजतंत्र में ऐसी स्थितियां पैदा हुई। पहला, आगे चलकर क्रांतिकारी राजनीति में सक्रिय होने वाले जॉर्ज डाल्टन ने अपनी पढ़ाई पूरी होने के बाद के समय को याद करते हुए सन 1793 में अपने एक मित्र को एक पत्र लिखा। क्या लिखा? मैं प्लेसिस के आवासीय कॉलेज में था। वहां मुझे कई महत्वपूर्ण लोगों का सानिध्य मिला। पढ़ाई पूरी होने के बाद बेकारी के दिनों में मैं नौकरी की तलाश में जुट गया। पेरिस के न्यायालय में नौकरी मिलनी असंभव थी। सेना में नौकरी का विकल्प भी मेरे लिए नहीं था, क्योंकि मैं न तो जन्मजात कुलीन था और न ही मेरा कोई संरक्षक था। चर्च भी मुझे आसरा नहीं दे सका। मैं कोई ओहदा भी खरीदने की स्थिति में नहीं था, क्योंकि मेरी जेब में एक सू फ्रांसीसी पैसा तक नहीं था। पुराने दोस्तों ने भी मुंह मोड़ लिया था। व्यवस्था ने हमें पढ़ा लिखा तो दिया था, लेकिन हमारी प्रतिभा के इस्तेमाल के अवसर उपलब्ध नहीं कराए थे। इस विषय से आप समझें कि जो युवा वर्ग था वो शिक्षित तो था, जो मध्यम वर्ग उभर रहा था वो शिक्षित तो हो रहा था, वो अमीर भी बनना चाहता था, नौकरियां करना चाहता था, लेकिन उसके लिए क्या स्थितियां थी कि वह पढ़ा लिखा तो दिया गया, लेकिन उसकी प्रतिभा के इस्तेमाल के अवसर उपलब्ध नहीं कराए गए। जैसा कि आज भी हमारे देश में बेरोजगारों की संख्या बढ़ती जा रही है और सरकारें नौकरियां उपलब्ध नहीं करा रही हैं, जिससे युवा बेरोजगार के अपनी शिक्षा के प्रति जो समर्पण का भाव है या उसके प्रति आकर्षण है वो घटता जा रहा है, जो एक लोकतंत्र में धीरे धीरे एक बम की तरह, एक बारूद की तरह बढ़ता है, जो भविष्य में कभी भी फट सकता है और सरकारों को नेस्तनाबूद करने के लिए योजना वो बेरोजगार युवा बना सकते हैं, जिससे कि हमारे लोकतंत्र की बुनियाद हिल सकती है। इस पर सरकारों को हमेशा विचार करने चाहिए, जिससे कि लोकतंत्र में जो युवा है, जिस स्तर का उसने पढ़ाई किया, उसे उसकी प्रतिभा के इस्तेमाल के अवसर उपलब्ध जरूर कराए जाने चाहिए। दूसरा स्रोत क्या है? आर्थर यंग नाम के एक अंग्रेज ने सन 1787 से 1789 के दौरान फ्रांस की यात्रा की और अपनी यात्रा का वृत्तांत लिखा। इस वृत्तांत में उसकी यह टिप्पणी दिलचस्प है। सेवा टहल में लगे अपने गुलामों, खास तौर पर उनके साथ बुरा व्यवहार करने वाले को पता होना चाहिए कि इस तरह वह अपनी जिंदगी को ऐसी स्थिति में डाल रहा है जो उस स्थिति से बिल्कुल भिन्न होती, जिसमें उसने मुक्त लोगों की सेवाएं ली होती और उनसे बेहतर बर्ताव करता। जो अपने पीड़ितों की कराह सुनते हुए भोज उड़ाना पसंद करते हैं, उन्हें दंगे के दौरान अपनी बेटी के अपहरण या बेटे का गला रेत दिए जाने का दुखड़ा नहीं रोना चाहिए। यहाँ से स्पष्ट है, आप ध्यान से देख सकते हैं कि यह एक खास करके किसी भय के विषय में है कि एक ऐसी स्थिति जहां पर कि अपने गुलामों के साथ बुरा बर्ताव कर कर भोज उड़ाना के बदले उन्हें यह भी डर होना चाहिए कि अगर उनके बेटे का गला काट दे वो लोग गुस्से में आकर, तो दुखड़ा नहीं रोना चाहिए। यहाँ क्रियाकलाप है, यहाँ यंग क्या संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं, गुलामों से उनका क्या आशय है, वह किसकी आलोचना कर रहे हैं, सन 1887 में उन्हें किन खतरों का आभास होता है। इस प्रकार के क्रियाकलाप पर चर्चा करें